हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो नंबर 48, जिसे हम कह सकते हैं कि तीसरे चैप्टर का 14वां वीडियो ये है। और इसमें हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसके बारे में आज आज हमें डिस्कस करना है। देखो, मैं आपको समझाता हूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है या इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है। मान लो आपके पास एक किसी एटम का ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के पास पहला ऑर्बिट है, फिर ये दूसरा ऑर्बिट है, फिर तीसरा ऑर्बिट है, फिर चौथा ऑर्बिट है, और फिर पांचवा ऑर्बिट। ध्यान से समझना है सारी बातों को। मैं आपको कह रहा हूं कि ऐसा मान लो कि जो हमारा पहला ऑर्बिट है उसकी एनर्जी जो है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है। और जो दूसरा ऑर्बिट है उसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी होगा वो है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी है 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और चौथे ऑर्बिट की एनर्जी है 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पांचवे की एनर्जी है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। चलो इस चीज को थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं। ये हमारा किसी भी एटम का एक न्यूक्लियस है। ये पहला ऑर्बिट है जिसकी एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ऐसा हमने मान लिया आपको समझाने के लिए। और ये दूसरा ऑर्बिट है जिसकी एनर्जी है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर एक तीसरा ऑर्बिट हम यहाँ बनाएंगे या शेल बनाएंगे जिसका एनर्जी होगा 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से एक ऑर्बिट बनाया जिसका एनर्जी है 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। और एक बनाया जिसका एनर्जी मान लो 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मान लो मैं आपको कहता हूं कि हमने यहाँ बहुत सारे, यानी 5 ऑर्बिट हमने यहाँ बना दिए, और पांचों ऑर्बिट का आपको एनर्जी बता दिया कि किस ऑर्बिट का एनर्जी कितना है। ठीक है। अब एक बात और सीखनी है हमें कि मान लो कोई भी आपके पास इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन चाहता है कि वो तीसरे ऑर्बिट में प्रवेश कर जाए और तीसरे ऑर्बिट में घूमता रहे, तो उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए इस चित्र के अनुसार। यदि आप इस डायग्राम के अकॉर्डिंग चलते हो तो आपको एक बात का पता होना चाहिए कि जो भी कोई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रहना चाहता है, इस वाले में, तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होनी चाहिए 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। और जो कोई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रहना चाहता है तो उसकी एनर्जी होनी चाहिए कितनी, 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि कोई इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में रहना चाहता है तो उसका एनर्जी होना चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब वो पहले ऑर्बिट में रह पाएगा। अब देखना ध्यान से। मान लो मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास ये कोई आउटर इलेक्ट्रॉन है। आउटर इलेक्ट्रॉन का मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो एटम से, इस एटम से बाहर है, और इस इलेक्ट्रॉन को हम प्रवेश कराते हैं इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो यदि इस इलेक्ट्रॉन को आप इसमें एंट्री कराओगे ना, और मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, आउटर इलेक्ट्रॉन, बाह्य इलेक्ट्रॉन, उसका एनर्जी मान लो 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ऐसा हमने मान लिया कि इसका एनर्जी है 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कहने की बात यह है कि हमारे पास जो बाहर इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और वो चाहता है कि इन सभी ऑर्बिट में से किसी ऑर्बिट में एंट्री कर ले। तो यदि मैं आपको कहता हूं कि ये 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला एक इलेक्ट्रॉन 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एंट्री करता है,
तो मुझे यूँ बताओ कि 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ ये इसके अंदर रह सकता है क्या? आप कहोगे नहीं सर, नहीं रह सकता, क्योंकि इस ऑर्बिट में रहने के लिए एनर्जी होनी चाहिए 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये तो इसमें रह ही नहीं सकता है। तो यदि इस इलेक्ट्रॉन को इसके लायक बनना है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहने के लायक बनना है, तो इसे घुसते ही इसके अंदर एंट्री करते ही कुछ एनर्जी रिलीज करनी होगी, कुछ ऊर्जा उत्सर्जित करनी होगी और वो एनर्जी कितनी होगी? 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला इलेक्ट्रॉन जब 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाले ऑर्बिट में एंट्री करेगा और उसमें रहना चाहेगा, तो उसे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करनी होगी। तो हमने लिखा -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी वो रिलीज करेगा तभी वो यहाँ रह पाएगा। बताओ समझ में आ रही क्या बात? तो जब कोई इलेक्ट्रॉन यानी बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन, किसी एटम से बाहर का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम के ऑर्बिट में एंट्री मारता है या प्रवेश करता है, तो उसके एंट्री मारते हुए कुछ एनर्जी रिलीज उसे करनी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं कि ये एनर्जी एटम ने ही रिलीज की है। तो जितना एनर्जी रिलीज करना होता है, छोड़ना होता है, उस एनर्जी को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्योंकि जब ये 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला इलेक्ट्रॉन इस 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले एनर्जी लेवल में एंट्री मारेगा, तो इसने यदि अपनी एनर्जी 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही मेंटेन रखी, तो ये इलेक्ट्रॉन उस 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिट में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इसकी एनर्जी उससे ज्यादा है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैं आपको कहूं कि एक बच्चा है और वो है बीएससी में, बीएससी फर्स्ट ईयर में है, तो क्या वो बच्चा बीएससी फर्स्ट ईयर वाला इंटर कॉलेज में पढ़ पाएगा? आप कहोगे नहीं सर। क्यों नहीं पढ़ पाएगा? इसलिए नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि उसका दिमाग का जो स्तर है, उसका जो मेंटल लेवल है, वो कक्षा 12 से क्लास 12 से ऊपर उठ चुका है। उसका एनर्जी हाई है अब, उसका नॉलेज वाला एनर्जी, नॉलेज का जो लेवल है वो हाई है, इसलिए वो इंटर कॉलेज में नहीं रुक सकता, वो तो डिग्री कॉलेज में जाएगा। समझ में आती है ना बात? तो यदि ये 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला ये इलेक्ट्रॉन अपने आप को 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले एनर्जी लेवल में रखना चाहता है, तो इसे अपनी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करनी होगी। और भी कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर से जब किसी भी एटम में एंट्री मारता है, तो उसे कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करनी होती है, जिससे उसे स्टेबिलिटी मिलती है और उस रिलीज होने वाली एनर्जी को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है? अब देखो, यदि ये इलेक्ट्रॉन किसी ऐसे एटम के अंदर एंट्री मारे जिसमें 4 ही ऑर्बिट हैं, यानी इस चौथी कक्षा में चौथे ऑर्बिट में एंट्री मारे, तो इसके पास एनर्जी 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था और ये रहना चाह रहा है 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले एनर्जी लेवल में। तो बताओ अब उसे कितना एनर्जी छोड़ना पड़ेगा अपना? ये जो एनर्जी छोड़ता है ना, ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे घमंड छोड़ना हो। कितना एनर्जी छोड़ना पड़ेगा? 60 से 40 होने के लिए उसे 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी छोड़ना पड़ेगा। तो मैं अब कहूंगा कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस ऑर्बिट के लिए 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और यदि इसे रहना है, एंट्री करनी है इस तीसरे ऑर्बिट में, तो तीसरे ऑर्बिट में एंट्री करने के लिए 60 से इसे 30 होना है, यानी इसे माइनस करनी पड़ेगी 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो अब इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी -13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यदि ये चाहता है इलेक्ट्रॉन की मैं एंट्री कर जाऊं दूसरे ऑर्बिट में, तो दूसरे ऑर्बिट में रहना है तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होनी चाहिए और फिलहाल इसकी एनर्जी 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसे 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को रिलीज करना होगा, तब ये इसमें रह पाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी -40। ठीक है?
और यदि ये चाहता है कि मुझे रहना है पहले ऑर्बिट में, 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी है, रहना चाहता है पहले ऑर्बिट में जिसकी एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसे -50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को रिलीज करना होगा। और इतनी एनर्जी ये रिलीज करेगा तभी ये अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा पहले ऑर्बिट में। तो इससे हमें एक बात पता चलती है, हमें पता चलता है कि कोई भी आउटर इलेक्ट्रॉन यानी ऐसा इलेक्ट्रॉन जो एटम से बाहर है, यदि वो इलेक्ट्रॉन चाहता है कि वो एटम के अंदर प्रवेश कर जाए, एंट्री कर जाए, तो उसे स्टेबल होने के लिए, उसके अंदर अपने आप को ऑर्बिट के बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करनी होती है। और वो जितनी एनर्जी रिलीज करता है, छोड़ता है, उत्सर्जित करता है, उस एनर्जी के अमाउंट को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी आप कह सकते हो। ठीक है, समझ में आई ना बात। तो यदि किसी भी एटम के पास 5 ऑर्बिट हैं तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होगी, और यदि किसी के पास केवल 4 ही ऑर्बिट हैं तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी। ऑर्बिट्स का नंबर जितना कम होगा ना, उस एटम के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, अब देखो, अब समझते हैं हम सारी बात, ध्यान से समझना। हमारा हेडिंग है इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। गैसियस स्टेट में यानी वो एटम जिसमें बाहर से फालतू इलेक्ट्रॉन को घुसना है, वो एटम गैसियस स्टेट में होना चाहिए। गैसियस स्टेट में किसी एटम में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंटर करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। जैसे मान लो ये एक एटम है, गैसियस स्टेट में है, देखो कौन से स्टेट में है, गैसियस, हमने ब्रैकेट में लिख दिया कि एक्स एटम गैसियस स्टेट में है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, यानी ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन इसमें एंट्री कर रहा है। एंट्री करने से बन जाएगा एक एनायन यानी ऋणायन। इस ऋणायन के बनने के कारण या बनने के दौरान या इलेक्ट्रॉन के प्रवेश करने के दौरान कुछ एनर्जी रिलीज होती है। तो ये एनायन बना, एनायन के साथ साथ कुछ एनर्जी भी बनी यानी रिलीज हुई, और उस एनर्जी को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल। बिल्कुल वही यूनिट है जो आयनाइजेशन पोटेंशियल की थी, ठीक है, आईपी की। जैसे अब मैं आपको एक बात बताता हूं बहुत अच्छी। कल हमने पढ़ा था कि हमारे पास जब कोई एटम होता है, उस एटम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी की हमें जरूरत पड़ती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी आईपी फर्स्ट। और फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी का अमाउंट चाहिए, उस अमाउंट को हम कहते हैं सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आईपी सेकंड। इसी तरीके से यदि तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना एनर्जी हमें चाहिए होता है, उस एनर्जी को हम कहते हैं थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आईपी थर्ड। और बिल्कुल ऐसे ही होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ। मान लो आपके पास कोई एटम है, उसके पास जितने भी ऑर्बिट है, 2 3 4 5, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपने एक इलेक्ट्रॉन को, पहले इलेक्ट्रॉन को, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को, बाहर से अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करा दिया। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को जब आप एंट्री कराते हो पहले वाले को, तो पहले इलेक्ट्रॉन के एंट्री करते ही जो एनर्जी रिलीज होता है, उस एनर्जी को हम कहते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
या ई फर्स्ट। देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन ने जब पहला इलेक्ट्रॉन रिसीव किया तो ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाता है O नेगेटिव में, यानी ऑक्सीजन का एक सिंगल यूनिट नेगेटिव चार्ज वाला एनायन, साथ में एनर्जी निकलती है 1.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे हम कहते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पहला इलेक्ट्रॉन निकलते ही, सॉरी, पहला इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते ही, एंट्री करते ही जो एनर्जी रिलीज होती है उसे कहते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ई फर्स्ट। अब जो आपके पास ये O नेगेटिव आयन बना, एक इलेक्ट्रॉन के एंट्री करने के बाद जो आपके पास O नेगेटिव आयन बना, इसमें आप चाह रहे हो कि दूसरा इलेक्ट्रॉन भी एंटर कर जाए, एक और इलेक्ट्रॉन आप इसमें जोड़ना चाह रहे हो बाहर से एक्स्ट्रा, तो O डबल नेगेटिव आपके पास यानी ऑक्साइड आयन आपके पास मिलेगा, ऑक्साइड आयन बन गया। पर बेटे इस बार इलेक्ट्रॉन जब दूसरा एंट्री करता है तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी। आप कहोगे कि सर क्यों नहीं होगी रिलीज? इसलिए नहीं रिलीज होगी क्योंकि जिस आयन में आप दूसरे इलेक्ट्रॉन को एंटर करना चाह रहे हो वो आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन जो आप एंटर करना चाह रहे हो वो भी नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो क्या दोनों एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे? आप कहोगे कि हाँ सर करेंगे, बिकॉज सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ऑक्साइड आयन यानी O नेगेटिव आयन नेगेटिवली चार्ज्ड, ऋणावेशित, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज्ड। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आप इसमें एंट्री करा रहे होंगे तो इनके बीच रिपल्सन लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा, जिसकी वजह से दूसरे इलेक्ट्रॉन को आपको O नेगेटिव आयन के अंदर जबरदस्ती घुसाना पड़ेगा। जबरदस्ती का मतलब आपको कार्य करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और जब आप वर्क करोगे तो वर्क करने में तो एनर्जी खर्च होती है, इस बात को तो आप जानते हो भली भांति, एनर्जी खर्च होगी। इसलिए हमारा सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी ई सेकंड का वैल्यू माइनस में आया, यानी एनर्जी लगी इस बार, ना कि रिलीज हुई। तो ये आता है -8.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ना, वहां तो एनर्जी रिलीज होती है, पर सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, वहां एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड व इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड एक्सेट्रा की वैल्यू नेगेटिव होती है। यानी किसी में यदि दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराना हो या तीसरा भी कराना हो, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के एंट्री करते समय जो एंथैल्पी चेंज होता है, एनर्जी चेंज होता है, उसे कहते हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और जो तीसरे इलेक्ट्रॉन के प्रवेश करते ही, एंट्री करते ही जो एनर्जी में चेंज होता है, एंथैल्पी चेंज होता है, उसे हम कहते हैं थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी दूसरे इलेक्ट्रॉन के एंटर करने के समय जो एनर्जी चेंज हुई, या तो निकली या तो एब्जॉर्ब हुई, वह थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सेट्रा की वैल्यू नेगेटिव होती है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो पॉजिटिव होगी, पर सेकंड और थर्ड की वैल्यू नेगेटिव क्यों होती है? बिकॉज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करने के बाद एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जो एंटर करने वाले दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, धक्का देगा, दूसरे वाले को जबरदस्ती घुसाना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी, ना कि आपको मिलेगी। इसलिए एनर्जी रिलीज नहीं होती बल्कि देनी पड़ती है, क्योंकि आप दूसरे इलेक्ट्रॉन को उसमें जबरदस्ती घुसा रहे हो। ठीक है, तो ध्यान रखनी है ये बात। जिस तरह आयनाइजेशन पोटेंशियल भी फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ही होती हैं। और पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी ई फर्स्ट की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी और बाकी सब क्या होंगी? नेगेटिव, क्योंकि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्ञात करना, डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आपको यदि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालनी है तो
तो आपको बॉर्न हैबर साइकिल यूज करनी होगी। किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बॉर्न हैबर साइकिल की हेल्प से फाइंड आउट की जाती है। इस साइकिल के अकॉर्डिंग किसी क्रिस्टल mx में m तो मेटल है, x है नॉन मेटल, धातु और अधातु। किसी क्रिस्टल mx की लैटिस एनर्जी निम्न फार्मूले से निकाली जाती है या निकलती है। लैटिस एनर्जी डेल्टा H इज इक्वल टू एस प्लस आई प्लस हाफ डी प्लस ई प्लस यू। ठीक है, यहाँ जो U है ना, ये लैटिस एनर्जी है। कभी सोचो डेल्टा H है लैटिस एनर्जी। ठीक है, डेल्टा H क्या है अभी मैं बताऊंगा। सबसे नीचे लिखा हुआ देखो, इस फार्मूले को आप देखो, डेल्टा H इज इक्वल टू एस प्लस आई प्लस हाफ डी प्लस ई प्लस यू, वेयर S क्या है, मेटल M की सब्लिमेशन एनर्जी है, जिसे आप कहते हो ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। मेटल M की सब्लिमेशन एनर्जी यानी जो मेटल है उसके एक मोल को ऊर्ध्वपातित करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए। आई क्या है, मेटल M की आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसे आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हो। ठीक है, आईपी कहते हो, आयोनाइजेशन एनर्जी। डी क्या है, डी है X2 मॉलिक्यूल की डिसोसिएशन एनर्जी यानी वियोजन ऊर्जा, टूटने की ऊर्जा। और E क्या है, X की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है जो हम निकालना चाहते हैं। X क्या है, X है नॉन मेटल, अधातु, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये। और U क्या है, U वही है जो हम बात कर रहे थे, क्रिस्टल mx की लैटिस एनर्जी है। और डेल्टा H क्या है जो सबसे स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, डेल्टा H है कंपाउंड mx की हीट ऑफ प्रोडक्शन, यानी mx के एक मोल के बनने में कितना एनर्जी चेंज होता है उसे कहते हैं हीट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन ऊष्मा। ठीक है, अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर हमें डिस्कस करना है वो करना है साइज ऑफ एटम। ठीक है, किसी भी एटम का साइज जितना बड़ा होगा ना, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट का एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट का एनर्जी जितना ज्यादा होगा, आउटर इलेक्ट्रॉन यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिट में एंट्री करते समय उतना ही कम एनर्जी रिलीज करना होगा। ये बातें बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी। मान लो मेरे पास एक एटम ऐसा है जिसके पास 2 ही ऑर्बिट है, और एक एटम ऐसा है जिसके पास 7 ऑर्बिट है। तो जिसके पास 2 ऑर्बिट हैं, 2 शेल हैं, उसमें यदि कोई आउटर इलेक्ट्रॉन एंट्री मारेगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो पक्की बात है कि उसे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करनी होगी जो बाहर से आएगा एकदम सेकंड सेल में। और जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन 7th सेल में आएगा उसे ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं करनी होगी, यानी उसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होगी। तो किसी भी एटम में जितने ज्यादा शेल्स होंगे, जितने ज्यादा ऑर्बिट होंगे, उस एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी कम होगी। और यहाँ नंबर ऑफ सेल्स या नंबर ऑफ ऑर्बिट्स ज्यादा है तो उसका साइज ही तो बड़ा होगा। तो आप नंबर ऑफ ऑर्बिट्स ना कह के आप साइज भी कह सकते हो। तो किसी भी एटम का साइज जितना बड़ा है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी कम होगी, और साइज जितना छोटा है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही ज्यादा होगी। साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम, यानी दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, साइज और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। साइज ज्यादा तो एफिनिटी कम, साइज कम तो एफिनिटी ज्यादा। तो दोनों दुश्मन है, दुश्मन को हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती संबंध। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ हमने लिखा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम। एटम का साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, एटम का साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा फैक्टर देखते हैं क्या है। दूसरा फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। अब आपको पता है कि जितना भी ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही न्यूक्लियस अट्रैक्शन लगा रहा होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर। और न्यूक्लियस जितना ज्यादा अट्रैक्शन लगा रहा होगा
बाहर से आने वाले एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को जब वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एंट्री करेगा तो उसके ऊपर भी उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा। और जितना ज्यादा न्यूक्लियस किसी भी इलेक्ट्रॉन को जितना ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करता है ना, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर से आते समय उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करना होता है। जैसे मैं नॉर्मली बात कहूं कि एक इलेक्ट्रॉन को एंट्री मारनी है तीसरे ऑर्बिट में और एक इलेक्ट्रॉन को एंट्री मारनी है सातवें ऑर्बिट में। तो आपको पता है कि जब वो तीसरे ऑर्बिट में एंट्री मार रहा होगा तो उसके ऊपर न्यूक्लियर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लगेगा, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा तो तीसरे ऑर्बिट में एंट्री मारते समय उसे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करनी होगी। जबकि यदि वो इलेक्ट्रॉन सातवें ऑर्बिट में एंट्री मारता है तो सातवें ऑर्बिट में एंट्री मारने के बाद उसके ऊपर उतना ज्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन काम नहीं करेगा, इसलिए उसके अंदर से उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगा। तो यहां साफ बात है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा जो उस ऑर्बिट के ऊपर काम कर रहा है अट्रैक्शन, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। चलो, फॉर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज 0। यदि किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, स्थायी है, तो बेटे वो इलेक्ट्रॉन को लेगा ही क्यों? वो इलेक्ट्रॉन को लेगा ही नहीं, रिसीव ही नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले से ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, उसके पास स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो उसे क्या जरूरत है इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने की। और जब वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव ही नहीं करेगा तो किसी भी अमाउंट में एनर्जी को भी वो रिलीज नहीं करेगा। इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी होगी? 0 और वेरी लो, या फिर बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम, ना के बराबर, यानी इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की टेंडेंसी ना के बराबर। देखो दोबारा पढ़ रहा हूं, फॉर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज 0 और वेरी लो, या तो उसे लेना ही नहीं इलेक्ट्रॉन या फिर लेने के बहुत कम चांस हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव द नेचर ऑफ रिसीविंग एनी इलेक्ट्रॉन। क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो उनका नेचर, उनकी प्रकृति ऐसी नहीं होती कि वे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करें। ठीक है, तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? 0 होगी या बहुत कम होगी, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन लेने का नेचर नहीं होगा उनका। अब हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ए ग्रुप। किसी भी ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे चेंज होती है, देखो मैं बताता हूँ। किसी भी ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मैं आपको कहता हूं कि मान लो हम फर्स्ट ग्रुप की ही बात करें। चलो, हम फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं, जिन्हें आप कहते हो एल्कली मेटल्स, क्षार धातु, Li, Na, K, Rb, CsFr। ठीक है, ये दूसरे पीरियड में है, ये तीसरे में है, ये चौथे पीरियड में है, ये पांचवें पीरियड में है, ये छठे पीरियड में है और ये सातवें पीरियड में है। अब ये यदि दूसरे पीरियड में है तो इसके पास 2 ही ऑर्बिट होंगे, इसके पास होंगे 3 ऑर्बिट, इसके पास होंगे 1 2 3 4 ऑर्बिट। पांचवें पीरियड में है तो इसके पास होंगे 5 ऑर्बिट, छठे पीरियड में है तो इसके पास होंगे 6 ऑर्बिट, सातवें पीरियड में है तो इसके पास होंगे 3 4 5 6 7 ऑर्बिट। अब आपको पता है कि यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है और वो यहां एंट्री करता है इसके पास, यहां, तो एनर्जी रिलीज होती है, मान लो E1 कहता हूं, और वही इलेक्ट्रॉन जब यहां एंट्री करता है तो एनर्जी रिलीज होती है E2। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ, क्या E1 इक्वल्स टू होगा E2 के, या फिर E1 ज्यादा होगा E2 से, या फिर E1 कम होगा E2 से? इन तीनों में से कौन सी बात सही है बताओ। अब आप कहोगे कि सर
यदि इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में एंट्री करेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और जब इलेक्ट्रॉन सातवें ऑर्बिट में एंट्री करेगा तो एनर्जी कम रिलीज होगी। इसका मतलब लिथियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। हम कहेंगे लिथियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, उससे कम है सोडियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उससे कम है पोटेशियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर रुबिडियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उससे कम है सीजियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और सबसे ही कम है फ्रेंसियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसका मतलब यदि आप किसी भी ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ चलते हो तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ने के कारण साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है। ठीक है, समझ में आई ना बात? देखो, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ए ग्रुप। किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन घटता है, डिक्रीज होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी घटती है। तो टॉप से बॉटम में जाओगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है। ठीक है, अब हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ए पीरियड। किसी भी पीरियड में जब आप चलते हो, मान लो एक पीरियड में आप ऐसे चल रहे हो इस तरीके से, तो यूं बताओ मुझे कि साइज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप कहोगे कि सर साइज घटेगा। मैं पूछूंगा क्यों घटेगा, साइज क्यों घटेगा? आप कहोगे कि सर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, या फिर आप कहोगे कि सर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज तो घटेगा ही। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब न्यूक्लियर अट्रैक्शन घटना, सॉरी न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ना, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस जब ज्यादा अट्रैक्शन लगाए तो साइज तो घटेगा। ठीक है, तो पीरियड में यदि आप चलोगे, मान लो किसी भी पीरियड में आप ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, यानी पीरियड में आप चल रहे हो लेफ्ट से राइट, तो लेफ्ट से राइट जब भी किसी पीरियड में चलोगे तो साइज घटेगा, और साइज घटने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। पता है ना आपको, सबसे पहले बताया था फैक्टर। तो ध्यान रखना, किसी पीरियड के अलोंग मूव करने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है क्योंकि साइज घटता है, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज एंड न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। मैंने आपको अब कल एक बात बताई थी कि जो चीज इस तरह घट रही हो, इस तरीके से जो भी चीज घट रही हो, इस तरीके से वो चीज बढ़ेगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे एप्लीकेशंस इन एक्सप्लेनिंग द केमिकल बिहेवियर, कि रासायनिक प्रकृति को एक्सप्लेन करने में ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस तरीके से हेल्प करती है। पहला इसका एप्लीकेशन क्या है? हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले एलिमेंट्स इजीली एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेते हैं। बिल्कुल, जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी वे आउटर इलेक्ट्रॉन को तो इजीली रिसीव कर लेंगे क्योंकि उनकी एफिनिटी ज्यादा है। ये एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं जब भी तो रिसीव करते हैं इजीली, तथा इजीली एनायन एंड आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन रिसीव करके एनायन में ही तो कन्वर्ट होंगे, ऋणायन में ही तो बदलेंगे। ठीक है, और आयनिक कंपाउंड इसलिए बनाएंगे क्योंकि इनके सामने जैसे ही कोई मेटल आएगी, मेटल का नेचर होता है डोनेटिंग नेचर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होता है मेटल का, तो मेटल तो इलेक्ट्रॉन देगा, और ये नॉन मेटल है, ये इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, एकदम इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेंगे। तो इनके सामने एक मेटल एटम आया, उससे इलेक्ट्रॉन इन्होंने छीन लिया, वैसे तो उसकी आदत ही है इलेक्ट्रॉन देने की। यानी दो एटम जब आपस में जुड़ेंगे तो मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया और इसने नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन लिया, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से जो बॉन्ड बनता है उसी बॉन्ड को तो आप कहते हो आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो ध्यान रखना, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले एलिमेंट्स इजीली एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेते हैं। ये एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तथा इजीली एनायन एंड आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। पहली बात तो ये पता चलती है। दूसरी बात, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले एलिमेंट्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। कैसे, देखो मैं बताता हूं। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिस भी एलिमेंट की होगी उसकी इलेक्ट्रॉन रिसीविंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी, और जो खुद इलेक्ट्रॉन को लेता है उसका खुद का रिडक्शन होता है,
और जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा तो वो दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीडाइज, यानी वो बिहेव करता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ठीक है, क्लियर बात, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है क्योंकि दूसरे का तो ऑक्सीडेशन कर दिया ना उसने। समझ में आ गई बात। चलो नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, दो एलिमेंट्स के आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की रिलेटिव वैल्यू की हेल्प से उनके बीच बने बॉन्ड का नेचर फाइंड कर सकते हैं। यानी उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में यदि बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो उनके बीच आयनिक बॉन्ड बनेगा, और यदि बहुत कम डिफरेंस है या ना के बराबर डिफरेंस है तो उनके बीच बनेगा कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, बस आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।